हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून जी। करें अब आज का लेक्चर स्टार्ट। करण, तूने लास्ट लेक्चर बेटा कौन सा देखा है या कौन सा छोड़ा है? हाँ जी करण। सर वो बस ट्यूसडे वाला रह गया। चल, उसमें बेटा मैंने डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेटा आप मुझे करण के को छोड़कर बाकी रिवाइज कराओगे। विच ऑफ द लास्ट सेल विच वी डिस्कस्ड? लास्ट सेल कौन सा था जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया था? मरकरी सेल। हाँ जी, कोई तो याद करा दो। हाँ जी बेटा, सर मरकरी सेल। गुड। एक डाई सेल किया था, एक मरकरी। तो करण लास्ट टाइम मैंने ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसमें तीन थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक आखिरी में था फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल के दो एग्जांपल्स वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर, दैट वाज आवर डाई सेल एंड सेकंड वाज मरकरी सेल। आज बेटा हमारे पास आ जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल्स में सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स में आज सबसे पहले हमारे पास आएगा लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज बैटरी, या इसे और वर्ड क्या दे रखा है, लेड स्टोरेज सेल। बेटा ये आपके ना पेपर में, सॉरी ये ऊपर चला गया, पढ़ा जाए समझ आ जाएगा। लेड स्टोरेज बैटरी सेल। हाँ जी बेटा, बैटरी ओब्लिक सेल लिखा है या नीचे लिख दूं? हाँ जी बोल दो, यस सर, नो सर, नैना। यस सर, समझ आ रहा लेड है। स्टोरेज बैटरी या ओब्लिक हमारे पास क्या था, ये सेल का कंसेप्ट है। तो बेटा इसका ना पहले आपको क्या था फिगर। अगर आप बेटा सीबीएसई का पेपर उठाओगे पिछले 6 या 7 साल का, 2 या 3 बार तो इसी लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शंस आ रखी है एट एनोड एंड कैथोड। इसमें बेटा 6 रिएक्शंस है, पर अगर तुम्हें मेरे साथ 3 रिएक्शंस लिखने आ गए तो आपको 3 याद नहीं करना पड़ेगा। 3 सारी रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, रिवर्स। याद है सेकेंडरी सेल का यूज क्या था? These cells can be recharged again and again। मैं इनको दोबारा से रिचार्ज करके we can increase their life। प्राइमरी सेल्स का क्या था? These are use and throw। एक बार यूज किए then we have to throw these cells, but these cells can be used again if we get them recharged। तो बेटा यहाँ पे ना लेड स्टोरेज बैटरी में अगर मैं पहले एक बार फिगर ड्रॉ कर दूं तो मुझे एक बार फिगर ड्रॉ करने देना, इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले बेटा इतना फिगर ड्रॉ करो। अक्षत लेट क्यों हो जाता है बेटा? अक्षत ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट हो गए सर, ज्वाइन करा है। हाँ जी, चल बेटा पहले ये फिगर ड्रॉ कर लो। बेटा लेड स्टोरेज बैटरी में एक मेरे पास एनोड है, एक मेरे पास कैथोड है। अगर आपने घर में कभी बैटरी देखो तो देखा बेटा उसमें सेल्स होते हैं। जैसे हम लोग उसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, वी कैन इंक्रीज इट्स रनिंग कैपेसिटी या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा इसमें हम लोगों में ना एनोड और कैथोड था। अब आप सोचकर आंसर देना, मुझे ये सारी प्लेट्स थी मेड अप ऑफ लेड। एक में मैंने फिल करना था पाउडर्ड लेड
पाउडर लेड, और एक में मैंने फिल करना था PbO2 लेड ऑक्साइड। इन बेटा लेड प्लेट्स में वी हैव टू फिल, these are our lead plates। ये मेरे पास लेड प्लेट्स थी, मैंने इनमें एक में फिल करना था लेड और एक में फिल करना था लेड ऑक्साइड। आप बताओ कि किसमें एक मैंने ब्लैंक छोड़ा, एक मैंने कलर कर दिया उसमें स्ट्राइप से दिखाकर। ये एनोड है और ये मेरे पास क्या कैथोड। अब जिसे मेरे साथ लास्ट टाइम प्राइमरी सेल के रिएक्शंस क्लियर थे, मैं भूल गया लेड किस में फिल करूं और लेड ऑक्साइड किस में। आप बताओगे इन प्लेट्स में in which we should fill porous lead and in which we should fill lead oxide। किसमें लेड और किसमें लेड ऑक्साइड फिल करें? हाँ जी बेटा। स्ट्राइप में लेड। अब देख बेटा, मुझे याद था ना एनोड है, एनोड पे हर बार क्या होता था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ जी बेटा, एनोड पे सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे पक्का भगाने की तैयारी में बैठे हो, पहला बीकर दूसरा बीकर। पहले बीकर में हर बार क्या होता था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ABC। पहला एनोड, दूसरा क्या था, कैथोड। दैट मींस एनोड पे सिर्फ वो आएगा व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, लेड क्या घूम रहा है, +4। अगर यहाँ पे लेड +4 है, अब ये यहाँ से सिर्फ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज। ये सिर्फ क्या कर सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन। लेड जो है दिस कैन ओनली लूज इलेक्ट्रॉन। तो भी पक्का है, पहले इसमें we will fill lead and in this we will fill PbO2 lead plates, these are filled with PbO2। क्योंकि एनोड पर बेटा हर बार क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लेड क्या बैठा, +4। अगर ये +4 बैठा, अब इससे ज्यादा ये और इलेक्ट्रॉन्स लूज ही नहीं कर सकता। बट दिस लेड हैज गॉट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जब मैं नया नया पढ़ाता था ना, मैं भी एनोड और कैथोड को रट्टा लगाता था। अब मुझे लॉजिक मिल गया, एनोड पे क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कभी भी गेन नहीं है। तो लेड हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, कभी गेन नहीं। तो पक्का है, दिस लेड प्लेट विल बी फिल्ड विद लेड एंड दिस लेड प्लेट विल बी फिल्ड विद आवर लेड ऑक्साइड। दोनों में सॉल्यूशन किसका रखा है बेटा, H2SO4। अब ना मुझे यहाँ पर बस 3 रिएक्शंस लिखने थे। फर्स्ट रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट, कहां पर आ जाएगा, एट एनोड। पहला रिएक्शन बेटा हमारे पास आ जाएगा एट एनोड। तो एनोड पर हमारे पास यहाँ पर क्या था, लेड है। H2SO4 ने मुझे कौन सा सॉल्यूशन दिया, सल्फेट का। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 और साथ में क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गया बेटा रिएक्शन एट एनोड। ऐसे ही अब रिएक्शन लिखना था टेकिंग प्लेस एट कैथोड। कैथोड पे, तो कैथोड पे मेरे पास यहाँ पर क्या था, एक तो PbO2 है, PbO2। दूसरा कौन सा सॉल्यूशन है, सल्फेट आयंस। अब ध्यान से देखो बेटा, ये H2SO4 था, इधर भी सल्फेट इधर भी सल्फेट, 2 हाइड्रोजन प्लस इधर पे, 2 हाइड्रोजन प्लस इधर पे। तो साथ में मेरे पास क्या आ गया, 4H+ और साथ में यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर से आए थे। इन सब ने कंबाइन करके मुझे यहाँ पर फॉर्मेशन दे दिया किसका, और PbSO4 और साथ में क्या आ गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर। अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर मैं कंपाइलर कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कट गए, तो मेरे पास यहाँ पर घूम फिर का पूरा रिएक्शन जो आ जाएगा। क्लियर। तो अब अगर यहाँ पर पूरा रिएक्शन लिखे तो ये मेरे पास घूम फिर के यहाँ पर आ गया कंप्लीट रिएक्शन। लेड कंबाइंस विद PbO2, साथ में क्या आ गया मेरे पास, ट्वाइस H2SO4। अगर इकट्ठा कर दूं ट्वाइस H2SO4 और प्रोडक्ट में मेरे पास क्या आ गया, ट्वाइस लेड सल्फेट और साथ में क्या आ गया, ट्वाइस वाटर। ये थी बेटा इसकी 3 रिएक्शंस। देखो एक स्टूडेंट ने तो क्या किया, इन रिएक्शंस को क्रैम। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर था, इसको मैं थोड़ा और इधर लिख देता हूँ, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। क्लियर, H2O। तो बेटा यहाँ पर क्या था, एक रिएक्शन एनोड पर और एक कैथोड पर। इस सेक्शन में देखो क्या जनरेट हो रहा है, वाटर। तो जो हम लोग एसिड लेते हैं स्टार्टिंग में, दैट इज राउंड अबाउट 80% H2SO4। जब भी बेटा इस एसिड की डेंसिटी हमारे पास 1.20 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसके डाउन चली जाए, जब भी हमारे पास यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी, क्यों, क्योंकि रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर। तो मैंने अगर सपोज स्टार्टिंग में 80% H2SO4 लिया था, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर H2O ऐड होता गया, तो डेंसिटी ऑफ दिस H2SO4 विल डिक्रीज। whenever this density moves below 1.20 grams per cubic centimeter we have to recharge our battery। मुझे अपनी बैटरी को क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज।
तो देखो इन तीनों रिएक्शन को क्रैम करने की जरूरत नहीं थी। एनोड है तो एनोड पे क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए लेड सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आयंस आ गए। PbSO4 तो लेड के ने 2 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर दिए। PbO2 ने क्या किया, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर से सल्फेट और साथ में 4 H+ आ गए, तो वी गेट लेड सल्फेट प्लस वाटर। तो बेटा धीरे धीरे क्या होता है, ये जो लेड सल्फेट था दिस वाज स्टिकी इन नेचर। अगर ये स्टिकी था तो ये सारा लेड सल्फेट यहाँ पे धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिपॉजिट। ये सारा का सारा लेड सल्फेड धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। इसलिए कभी अगर आपने इन्वर्टर की बैटरी देखी हो या अपने बाइक की बैटरी को देखा हो तो उसके जो टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं वहां पे ना व्हाइट कलर का पाउडर हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, दैट इज बेसिकली आवर लेड सल्फेड। इसलिए देखा बेटा, जब नया नया इन्वर्टर फिक्स करते हैं तो हमारा जो फैन है दैट इज रनिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी। धीरे धीरे फैन की स्पीड क्या होने लगती है, स्लो, क्योंकि यहाँ पर लेड सल्फेट डिपॉजिट हो गया। अगर लेड सल्फेट डिपॉजिट हो गया तो मेरे लेड का और साथ में H2SO4 का कंटेंट वो क्या कर गया, डिक्रीज, इनका कंटेंट कम हो गया, सो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीजेस। अब बताइए बेटा सबको वर्किंग ऑफ आवर लेड स्टोरेज बैटरी क्लियर हुआ इस फिगर से कि नहीं? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर Yes, हुआ sir. वर्किंग, क्लियर। अब बेटा पेपर में क्या होता है, कभी आपको आता है गिव सुटेबल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ बैटरी या ड्यूरिंग रिचार्ज ऑफ बैटरी। तुम बताओ बेटा, जब ये सेल वर्क कर रहा है तो इसको मैं क्या बोलूं, इन रिएक्शंस को, दीज रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी या ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ बैटरी। इन रिएक्शंस को मैं क्या बोलूं, दीज रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी या ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ बैटरी। ये बैटरी का डिस्चार्ज हो गया बेटा, क्योंकि बैटरी अब वर्क कर रही है, अगर वर्क कर रही है तो तभी बैटरी इज डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी हमें डिस्चार्ज कर रही थी। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आ जाता है, गिव सुटेबल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, क्लियर, गिव सुटेबल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग रीचार्जिंग ऑफ बैटरी। तो बेटा अगर कभी आप मम्मी पापा के साथ गए बैटरी को रिचार्ज कराने, तो वो क्या करते हैं, हमारे पास जो एनोड और कैथोड थे इन टर्मिनल्स को रिवर्स कर देते, रिवर्स करके इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते, दैट मींस एनोड को सर्व कर देते हैं कैथोड और कैथोड को सर्व क्या कर देते हैं एज एनोड। तो दैट मींस वहां पे क्या होता है, हमारे पास ये एनोड भी ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी एट कैथोड और ये रिएक्शन हमारी टेक प्लेस करेगी कहां पर, एट एनोड। और यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, बस इनके साइंस को, इनके साइंस को क्या कर दो, रिवर्स। तो अगर आपको 3 रिएक्शंस क्लियर है तो बेटा रिचार्ज ऑफ बैटरी के लिए, रिचार्जिंग ऑफ बैटरी, आपको रिएक्शंस याद करने की जरूरत ही नहीं। खन्ना सर ने कहा था एनोड कैथोड के रिएक्शन लिखे, बस इनके एरोस क्या कर दिए, रिवर्स। जैसे रिवर्स किए, दीज आर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग रिचार्जिंग ऑफ आवर बैटरी। इसलिए अगर आपको 3 रिएक्शंस लिखने आसान हो गए तो बेटा अब 6 के 6 रिएक्शंस हम लोग इजीली नोट डाउन कर सकते थे। अब बताओ ये 6 रिएक्शंस सबको क्लियर फॉर लेड स्टोरेज बैटरी? Yes, sir. सबको क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है रिएक्शंस का? क्लियर। और बेटा मैंने ना नोट्स अपलोड कर दिए थे आपके, आप उसकी अगर समरी में देखोगे सिनॉप्सिस में, तो सिनॉप्सिस के लास्ट पेज, थर्ड पेज पे मैंने आपको टेबल दे रखा है, वहां पर ये पांचों के पांचों सेल्स दे रखे हैं। ड्राई सेल, सेकंड दे रखा है फ्यूल मर्क्यूरी सेल, थर्ड दे रखा है यही लेड स्टोरेज, और फोर्थ जो अभी करेंगे रिएक्शंस एट एनोड कैथोड एंड गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, जो उनमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज किए वो सभी रिएक्शंस दे रखी है। तो बेटा इस सेल का हमारे पास ड्रॉबैक क्या था, यहाँ पे H2SO4 है, ये हाईली क्या होता है हमारे पास क्रोसिव इन नेचर। दूसरा, अगर खन्ना सर जैसे हैं आपके पापा भी, तो उन्होंने बैटरी का पानी नहीं देखा। कब देखना शुरू किया, जब साल बाद ना वो बैटरी ने सिग्नल देना शुरू कर दिया कि बैटरी वीक, बैटरी वीक, तब देखा तो बैटरी का वाटर क्या हो जाता है, खत्म। तो बेटा इस सेल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था दैट वी हैव टू चेक द लेवल ऑफ सेल्स, इनके सेल्स का मुझे लेवल चेक करना पड़ता है, अगर नहीं पूरा तो वी हैव टू फिल बैटरी वाटर इन दिस, ठीक, मुझे इसमें एसिड वाटर फिल करना पड़ता है यहाँ पर। और जो दूसरा करूंगा निकल कैडमियम सेल, बेटा उसकी सिर्फ रिएक्शंस हमारे कोर्स में है, और 2 या 3 साल पहले आपको निकल कैडमियम स्टोरेज सेल का सिर्फ रिएक्शंस आई थी एट एनोड एंड कैथोड। उस सेल का बेटा यूज क्या था, दीज सेल्स आर ड्राई, वो सेल्स ड्राई थे, उनमें मुझे वाटर लेवल को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब अगर ये लेड स्टोरेज क्लियर है तो इसके बाद आज सेकंड हमारे पास आ जाएगा निकल कैडमियम, सॉरी मैंने रब कर दिया, नोट डाउन कर लिया था सबने? Yes, Yes, sir. sir. सबने? करण, बेटा ये मत सोचना करण कोई फेवरेट है, करण आज बड़े दिनों बाद क्लास लगा रहा है, इसलिए पूछा था कि लिखना भूलना गया हो मेरे साथ। करण नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. चल।
अच्छा सर, फिर कहीं मैं भूल जाऊं बाद में, इस संडे कोई टेस्ट है हमारा? हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इस संडे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सब्जेक्टिव टेस्ट आ जाएगा दिस संडे। और बार बार रिक्वेस्ट करता रह जाता हूँ आप सबसे, सभी टेस्ट देना बेटा, सभी। आप में से सिर्फ नहीं तो ना, आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो दे रहे, 5 या 6 स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे। परीन, ठीक, परीन आपने टेस्ट नहीं दिया। शुभा कभी देगी टेस्ट, कभी नहीं देगी। क्लियर? निकुंज, तूने भी लास्ट टेस्ट बेटा शायद मिस किया, आपने या नीरज ने, एमसीक्यू का। क्लियर? तो बेटा टेस्ट सभी बच्चे दिया करो, टेस्ट मत छोड़ो। टेस्ट तुम बच्चों के फायदे के लिए। मानिक, अब तू भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पूरा किया। मानिक, आदित्य, दोनों ने संडे टेस्ट जरूर देना है, ठीक है? अब नहीं यस सर। बोलना, मानिक और आदित्य दोनों चुप है अब। सर बोल तो रहा हूँ। हाँ, टेस्ट देनी है जरूर। हाँ जी सर। ठीक बेटा। अब इसका सेकंड हमारे पास आज आ गया निकल कैडमियम, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। इसमें बेटा हमारे पास रिएक्शन आएगा कैडमियम का, साथ में हमारे पास निकल ऑक्साइड है, प्लस वी आर हैविंग पेस्ट ऑफ आवर क्यूओएच सॉल्यूशन। तो बेटा ये लिखते मुझे क्लियर हो रहा था, ये निकल +2 में है और कैडमियम निकल +4 में, और कैडमियम क्या 0। तो पक्का रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड। एनोड पर हमारे पास क्या होगा, कैडमियम है। पेस्ट किसकी थी, हाइड्रोक्साइड आयंस। कैडमियम और हाइड्रोक्साइड आयंस ये दोनों कंबाइन करके तो गिव अस फॉर्मेशन ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट। रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट, सेकंड कहां पर आ गया, एट कैथोड। क्लियर? देन रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड। तो कैथोड पर हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑक्साइड था, निकल। पेस्ट किसकी ले रखी थी हम लोगों ने, हाइड्रोक्साइड आयंस। पेस्ट है तो पेस्ट में साथ में क्या आ गया, वाटर, वाटर, और साथ में ऊपर से क्या जनरेट हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन्स। वी गेट फॉर्मेशन ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या आ गया, ट्वाइस OH नेगेटिव। तो दीज वर रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड। क्लियर? इस सेल में बस बेटा यूज क्या था, वाटर। देखो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कंज्यूम हो गया पेस्ट में। सो वी डू नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ दिस वाटर। ये एक तरह से डाई सेल प्रैक्टिस। क्लियर? तो ये आपके पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। इसका फिगर ड्रॉ करना नहीं आया था, जस्ट रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड कैथोड। तो बेटा जब आप सिनॉप्सिस में देखोगे ना, मैंने वहां पे एनोड और कैथोड की ये रिएक्शंस और साथ में सॉल्यूशन दे रखा है। कैडमियम हमारे पास एज अ एनोड, और निकल ऑक्साइड, और साथ में क्या है, QH। इन दोनों की हम लोगों ने बना रखी है यहाँ पर पेस्ट का कंसेप्ट। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास आज लास्ट आ जाएगा थर्ड। थर्ड वाज आवर फ्यूल सेल। थर्ड वाज आवर फ्यूल सेल। बेटा फ्यूल सेल का CBSE के पेपर में बड़ी बार मेरिट्स और डीमेरिट्स आ रखे ऑफ फ्यूल सेल। क्लियर? पहले ये रिएक्शंस लिख लो, इसके बाद एक लास्ट रह गया, दैट इज आवर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। लिख ली बेटा रिएक्शंस? इसलिए आपको कह रहा था ये लास्ट लेक्चर ना थोड़ा सा आप बच्चों को बोरिंग भी लगने लगता है, क्योंकि सिर्फ रिएक्शंस की कंसेप्ट है। पर नेक्स्ट चैप्टर जो बेटा स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, दैट विल बी आवर केमिकल काइनेटिक्स। कर दूं ना? हाँ जी, कर देगा। सर चैप्टर सैटरडे को भी चलेगा? ना बस खत्म बेटा। और सॉरी, आज असाइनमेंट डिस्कस हो जाएगी, सैटरडे से नया चैप्टर। मैं आज सैटरडे सोच रहा था, इसे कर दूं ना? यस सर। अब बेटा इसके बाद आज हमारे पास लास्ट सेल आ गया, फ्यूल। फ्यूल सेल में हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। क्लियर? बेटा CBSE के पेपर में बड़ी बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का फिगर आ रखा है। क्लियर? या फिर रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट कैथोड एनोड, नहीं तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। इसलिए ना मैंने 4 या 5 साल पहले बड़ी बार इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आए थे, तो मैंने नोट्स में इसके आखिर में आप देखना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी ऐड कर दिए थे। क्लियर? तो बेटा इसका भी ना फिगर था, एक बार मुझे फिगर ड्रॉ करने दो, क्लियर कर दूंगा सारा का सारा। तो यहाँ पर फिगर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास
एक बार पहले ये फिगर बना लीजिए, इससे भी सेम कंसेप्ट है। जो यहाँ पर लिखा है पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट, इधर भी हमारे पास पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट, और जो कैटलिस्ट यूज करते हैं ना बेटा कॉमनली, दैट इज आवर प्लैटिनम निकल। प्लैटिनम और निकल मोस्टली ये कैटलिस्ट हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं ड्यूरिंग दिस सेक्शन। एक बार यहाँ से मैंने हाइड्रोजन गैस फिल की, यहाँ से मैंने ऑक्सीजन गैस फिल किया, बीच में हमारे पास क्या था, दिस इज आवर एक्वस क्लोराइड सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास क्या था, दीज आर आवर कॉलम्स, दीज आर आवर इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर फिल्ड विद सुटेबल कैटलिस्ट प्लैटिनम और निकल। और किसी को अगर ध्यान में बेटा ये जो प्लैटिनम है, अगर इसका सबसे पहला लिमिटेशन पकड़े इस फ्यूल सेल का, तो क्या था, these cells are very platinum is very costly, so that means overhead cost of this instrument is very high, इनकी ओवरहेड कॉस्ट बढ़ जाती है हमारे पास। क्लियर? तो यहाँ ये एनोड सर्व करता है एंड दिस सर्व्स एज आवर कैथोड। हाँ जी बेटा, सबने ये फिगर ड्रॉ कर लिया? नो सर। कर लो, आराम से कर लो बेटा। तो यहाँ पे मैंने बस क्या था, ये कॉलम था व्हिच आर फिल्ड विद आवर सूटेबल कैटलिस्ट प्लैटिनम या निकल। यहाँ से क्या होता है, रिएक्शन में जब आगे करेंगे ना, वाटर की प्रोडक्शन होता है, तो क्या होता है, दिस सॉल्यूशन स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग। ये सारा सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ से क्या, वी हैव टू डिकेंट ऑफ, इसे यहाँ से बाहर करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर बेटा तीन चीजों का कंट्रोल आ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, कार्बन एंड इट्स सूटेबल कैटलिस्ट ये सॉलिड फॉर्म में थे, और यहाँ पर लिक्विड। तीन फेजेस को इस सेक्शन में इकट्ठा कंट्रोल कर रहे थे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, टू कंट्रोल थ्री फेजेस। तो इस सेक्शन का सबसे बड़ा लिमिटेशन एक और ये था that in this cells we are controlling three phases simultaneously, solid, liquid और gaseous, तीनों को इकट्ठा कंट्रोल कर रहे थे। हाँ जी, सबने बना लिया फिगर? यस सर। हाँ जी, एक का यस सर सुना, बाकी सबने? यस सर। हाँ जी सबने। तो बेटा Yes, अब sir. इसकी फर्स्ट रिएक्शन Yes, sir. टेकिंग प्लेस एट एनोड और कहां पर, एट कैथोड। तो बेटा एनोड पर हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। मीडियम कौन सा था, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव था। इन दोनों को मैंने रेड कर दिया, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ 4 वाटर, साथ में क्या आ गया हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गया हमारे पास रिएक्शन एट एनोड। सेकंड रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड। ये कैथोड पे हमारे पास क्या था, ऑक्सीजन है, साथ में हमारे पास क्या था यहाँ पर, वाटर, और ऊपर से जनरेट किया था 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ 4 हाइड्रोक्साइड आयंस, 4 हाइड्रोक्साइड आयंस। अब देखो बेटा, अगर इन दोनों रिएक्शंस को मैं कंपाइल कर दूं, इधर लिख दूं ऊपर ताकि सबको नजर आ जाए। अगर कंपाइल किया हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये गया, तो मेरे पास घुमा फिरा कर रिएक्शन क्या रह गया, ट्वाइस हाइड्रोजन combines with oxygen to give us formation of twice H2O, twice H2O। ये आ गई हमारे पास यहाँ पर इसकी जनरल रिएक्शन। क्लियर? तो बेटा आपका सीबीएसई में ना काफी बार लेड स्टोरेज बैटरी और ड्राई सेल पे क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो मुझे लगता है आपके पेपर में हो सकता है इस बार वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल। क्लियर? गिव रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड कैथोड, ये रिएक्शंस के कांसेप्ट आ गए। ये रिएक्शन के कांसेप्ट्स ना आकर आपको आ सकता है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस फ्यूल सेल। तो बेटा इसका सबसे पहले अगर मेरिट्स, रिएक्शंस लिख लिए सबने, एनोड और कैथोड? हाँ जी बेटा, रिएक्शंस लिख लिए? Yes, sir. चलो गुड। अगर रिएक्शंस लिख लिए इनके, तो बेटा पेपर में इसके आते हैं मेरिट्स या डीमेरिट्स। देखो मेरिट एक तो बड़ा आसान था, जब तक मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फिल करता जाऊंगा इनमें, इनकी सप्लाई रखेंगे, these cells never get exhausted या these cells never die, these cells are always live। ये सेल्स हर बार लाइव रहेंगे जब तक मैं इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की कंटिन्यूअस सप्लाई मेंटेन कर रहा था, these cells will remain active। सेकंड, these cells have got high efficiency। तो बेटा जैसे मैं लिखूंगा ना, आप कहोगे खन्ना सर इसे आप हाई एफिशिएंसी कहते हो, these cells have got high efficiency around about 60%। बेटा तुम लोग कार्नट साइकिल करते हो फिजिक्स में, याद है कार्नट साइकिल इतना मुश्किल सा साइकिल है, और जब उसे करते हो तो उसकी एफिशिएंसी सिर्फ आती है 45%, और इस रिएक्शन की हमारे पास एफिशिएंसी क्या है, 60%। तो दैट मींस दिस वाज हैविंग हाई एफिशिएंसी एसोसिएटेड विद इट।
इसके दो हमारे पास मेरिट्स है। पहला मेरिट इसका बेटा आ गया, these cells never die, always remain live या active till we maintain supply of hydrogen and oxygen. Second, these cells have got high efficiency around about 60%. पर इनकी ड्रॉबैक्स की लिस्ट हमारे पास काफी बड़ी है। तो बेटा ड्रॉबैक में अगर इसका पहला ड्रॉबैक पकड़े, फर्स्ट ड्रॉबैक, तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था, वी आर कंट्रोलिंग हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, कैटलिस्ट हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में, और KOH हमारे पास क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो कंट्रोल थ्री फेजेस सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस इज नॉट एन इजी। ये तीनों फेजेस को इकट्ठा कंट्रोल करना, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, इज नॉट इजी। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक आ गया। सेकंड, वी आर यूजिंग KOH सॉल्यूशन, हम लोग KOH सॉल्यूशन यूज कर रहे थे, which is highly corrosive in nature, which is highly corrosive in nature। तो अगर ये corrosive है तो देखो ये हमारे कॉन्टेंट में किसके आ रहा है, प्लेटिनम के, तो इट डिस्ट्रॉयज आवर कैटलिस्ट। तो हमारे कैटलिस्ट को क्या कर देगा, इसे क्रोड कर देगा, लीड्स टू द क्रोजन ऑफ आवर कैटलिस्ट एंड आवर इक्विपमेंट। इसलिए मैंने आपको कहा था बेटा इन सेल्स की मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, तभी ये सेल इतना वर्क नहीं करते जितना इनको मेंटेनेंस में रखना पड़ता है। तो मैंने ना बेटा इसकी एक फैक्ट्री मैंने भी देखी है, अगर आप कभी जाओ राजपुरा साइड वहाँ पे काफी साल पहले तो था, अब पता नहीं, तो वहाँ पे लोंगोवाल का प्लांट था, लोंगोवाल का। तो वहाँ पे वो NaOH और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन करते थे। तो वहाँ पे बेटा उन्होंने यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल सेट किए थे। तो क्या होता था, उन्होंने 4 ऐसे सेल सेट किए थे, क्योंकि 4 में से एक आध की मेंटेनेंस ही रहती थी। तो दैट मींस दीस सेल्स आर हैविंग हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। क्यों? क्योंकि KOH सॉल्यूशन क्या था, हाईली क्रोसिव इन नेचर। अगर ये क्रोसिव था तो ये धीरे धीरे मेरे इंस्ट्रूमेंट को क्या कर देगा, या मेरे इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा, इट विल लीड टू इट्स क्रोजन। या थर्ड इसमें ड्रॉबैक क्या आ गया, कैटलिस्ट व्हिच वी आर यूजिंग प्लैटिनम और निकल, दीज आर कॉस्टली। ये जो हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे थे प्लैटिनम और निकल, दीज आर कॉस्टली। और एक बेटा फोर्थ, टू कंट्रोल दीज गैसेस एट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर इज नॉट एन इजी टास्क। क्लियर? तो बेटा इन गैसेस को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को कंट्रोल करना एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज नॉट इजी। क्योंकि देखो बेटा अगर टेम्परेचर लो कर दिया, टेम्परेचर लो, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के आ जाएंगे पास आकर वो क्या बना देंगे, लिक्विड। दैट मींस वो तो गैस का कंसेप्ट ही नहीं खत्म कर देंगे। तो क्या था, इन सेल्स को अगर मैंने यूज करना है तो ड्यूरिंग विंटर्स इट इज नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि विंटर्स में टेम्परेचर क्या चला जाता है डाउन। मैं अपनी तरफ से गैस फिल कर रहा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पर लो टेम्परेचर पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन और गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए पास, तो ये गैस से कन्वर्ट किस में कर जाते हैं, लिक्विड में। अगर प्रेशर हाई हो गया, जैसे देखो अगर हमारे क्या दो आफ्टरनून टाइम में, क्लियर, आफ्टरनून में हमारे पास क्या, सनराइज पूरा है, तो टेम्परेचर ज्यादा है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो जो गैस का प्रेशर बढ़ेगा, अगर गैस का प्रेशर बढ़ेगा, तो अगर गैस का प्रेशर बढ़ा तो दैट मींस रेट ऑफ आवर रिएक्शन विल इंक्रीज, तो दिस लीड्स टू द फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आती है। इसलिए मैंने आपको कहा था विलेजेस में जब इन्हें यूज किया, वी हैव टू डिस्कार्ड दीस सेल्स। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्लक्चुएशन के चांसेस क्या थे, ज्यादा थे। क्योंकि दोपहर को, आफ्टरनून में टेम्परेचर हाई है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ गया, तो देयर प्रेशर इंक्रीजेस। जैसे इनका प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ दिस गैस विल इंक्रीज, so production of electricity also increases, so this leads to the fluctuation of electricity। तो बेटा ये कंसेप्ट तो ना मैंने खुद इंडस्ट्री में देखा है, किसी इंडस्ट्री में मैं काम करता था। तो मुझे याद है विंटर में हम लोग अपनी तरफ से ये गैसें फिल कर रहे थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो जो हमारा ऑपरेटर था ना, उसने हमें आके कहा, खन्ना सर वो हाइड्रोजन गैस नहीं, वहां से तो लिक्विड आ रहा है। तो बेटा रात का टाइम था, पहले तो हमने उसे डांट वांट लगाई, क्या रात को कुछ खा पी के आ गया ड्यूटी करने, इसमें गैस में से लिक्विड कैसे आ गया। हुआ क्या बेटा, वहां पे हम लोग वेसल्स को ना एक कवरिंग देते थे इंसुलेशन की, ताकि अंदर की हीट अंदर रहे और बाहर की हीट बाहर रहे। तो हुआ क्या, वो इतना बड़ा वेसल था, तो क्या था, सारे वर्कर्स आगे से देखाते थे, पीछे उसे देखने को जाता ही नहीं था। तो क्या हुआ, पीछे से इंसुलेशन रिमूव हो गई थी। जैसे इंसुलेशन रिमूव हुआ तो हमारा वेसल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आ गया विद क्लाइमेट टेम्परेचर। तो क्या हुआ, रात के टाइम में, क्या 12 या 1 बजे का टाइम था रात को, जब मैं भी जॉब पर था उस टाइम, तो 12 और 1 बजे के बीच में उसका फोन आया, खन्ना सर हाइड्रोजन गैस नहीं आ रही, यहाँ तो लिक्विड आ रहा है। तो हुआ क्या, सारे वेसल को आगे से देखकर ओके ओके लिख देते थे,
पीछे वेसल के कभी कोई देखने ही नहीं गया कि वहां पे इंसुलेशन प्रॉपर है या नहीं, तो वहां पे टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के आगे पास, जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे, गैस विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, और एक बार लिक्विड बन गया तो हमारा वर्किंग ऑफ आवर दिस फ्यूल सेल विल स्टॉप, वो सेल वर्क ही नहीं करेगा। क्लियर? तो बेटा ये थे हमारे पास ड्रॉबैक्स ऑफ आवर दिस सेल। तो सीबीएसई के पेपर में आपको या तो मेरिट्स या डीमेरिट्स, देखो कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं थी। मेरिट्स दो बड़े आसान थे। पहला मेरिट क्या था, these cells never die, जब तक मैं इनमें गैस की सप्लाई दे रहा हूँ these cells keep on working। सेकंड, these cells have got high efficiency rate। ड्रॉबैक्स था, तीनों फेजेस को कंट्रोल करना मुश्किल। सेकंड, केओएच क्या था, हाईली क्रोसिव, तो ये पूरे मेरे इक्विपमेंट को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ये करोड कर देगा। थर्ड, कैटलिस्ट यूज प्लेटिनम एंड निकल, दीज आर वेरी कॉस्टली कैटलिस्ट। आखिर में, टू कंट्रोल these gases at low temperature or high pressure is not an easy, we have to maintain or we have to be very precautious। इनमें मुझे precautions काफी लेनी पड़ती है to get these cells in our working position। तो अब बताओ बेटा, इसके साथ मेरे तीनों सेल्स क्लियर हुए। पहला प्राइमरी सेल, फिर सेकेंडरी सेल, एंड थर्ड वाज आवर फ्यूल सेल। तो 5 सेल की मैंने आपके साथ रिएक्शंस की। ये बेटा आपके सीबीएसई के फाइनल पेपर में पक्का है, एक आपको रिएक्शंस आता ही है एट एनोड कैथोड। और लास्ट ईयर ये टॉपिक डिलीट हो गया, इस साल डिलीट नहीं हुआ, तो आपको पक्का बेटा इन पांचों सेल में से किसी ना किसी सेल की वर्किंग या फिर उनके ड्रॉबैक्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर अब सबको? हाँ सर जी आपने बेटा। Yes, फर्स्ट yes, फर्स्ट sir. डिमेरिट क्या लिखा है सर? हाँ जी। फर्स्ट डिमेरिट क्या लिखा है बोर्ड के ऊपर? अच्छा, डीमेरिट्स बेटा पहला था, तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज को कंट्रोल करना इजी नहीं है। क्लियर? टू कंट्रोल सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज साइमल्टेनियसली इज नॉट इजी, ये पहला ड्रॉबैक। सेकंड हमारे पास था, क्यूएस मिशन इज हाईली क्रोसिव इन नेचर। तो ये क्यूएस मिशन क्या था, हाईली क्रोसिव है, तो ये मेरे पूरे इक्विपमेंट को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय, लीड्स टू देयर क्रोजन। क्लियर? थर्ड ड्रॉबैक आ गया बेटा, कैटलिस्ट प्लेटिनम और निकल विच आर बीइंग यूज्ड। मैं तो इनमें पूरा पूरा कॉलम भर रहा हूँ, प्लेटिनम और निकल, दीज दो बोथ कैटलिस्ट आर वेरी कॉस्टली, तो इनकी ओवरहेड कॉस्ट हाई होगी। और लास्ट में क्या आ गया बेटा, इनमें गैसेस यूज कर रहा था, तो जो गैसेस है इनको कंट्रोल करना एट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर इज वेरी डिफिकल्ट। Clear? To control these gases at low temperature and high pressure is very difficult, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ये गैस के मॉलिक्यूल्स के आ जाएंगे पास, बन जाएगा लिक्विड, सेल की वर्किंग रुक गया। जब प्रेशर आएगा तो गैस की मोबिलिटी बढ़ेगी, अगर गैस की मोबिलिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल इंक्रीज। क्लियर? तो दैट विल लीड टू द फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक बेटा? हाँ जी, क्लियर? यस सर। अब बेटा आज का लेक्चर मैं भी आपको कह रहा था ना, मुझे खुद पढ़ाते हुए थोड़ा सा बोरिंग लगता है, क्योंकि इनमें सारी रिएक्शंस है। एक बेटा बस लास्ट टॉपिक हमारा रह गया इसका, और वो लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय corrosion? What do you mean by corrosion? That gives suitable reaction taking place during rusting of iron। बेटा देखो, ये क्वेश्चन मैं भी टेस्टों में डालता था। क्लियर? आप मेरे ख्याल पिछले 10 साल का मेरे टेस्ट के क्वेश्चन डालोगे ना, 5 या 6 बार तो मैंने भी नोट डाला है। और रस्टिंग ऑफ आयरन ना तुम सारे डेफिनेशंस लिख देते हो, रिएक्शंस कोई कोई स्टूडेंट लिखता था, जबकि मैं रिएक्शन के इतने कंसेप्ट दूंगा। तुम लोग बताओगे क्रोजन का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रोजन? होता क्या है? सर हाँ जी। सर जब कोई मेटल जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट के आने के बाद सर ये रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से सर ये वो एक तरह से सर देखा जाए तो वो ऑक्सीजन है सर उस मेटल को खाने लगता है, वो डिग्रेड होने हाँ लग जाता है। ठीक बेटा, सबसे आसान लैंग्वेज हमारे पास यही थी कि मेटल क्या हमारा खाया जाता है। कैसे? मैंने बड़ी अच्छी मेटल की रॉड, आयरन की रॉड रखी थी सॉलिड। क्लियर बेटा? सॉलिड, ये मुझसे बेंड भी नहीं हो रही थी। क्लियर? मैंने क्या किया, इसे 2-3 साल ना घर के बाहर ही रखा। 2-3 साल जब वो घर के बाहर रही, देखने में तो वो अब भी आयरन की रॉड थी। अब मैंने उसे हाथ से ऐसे किया तो वो टूट गई। क्लियर? हुआ क्या, जब मैंने उसे ऊपर में रखा तो ऊपर में रखने में आयरन था, ऊपर में रखने में बारिश में क्या आ गया, वाटर कंटेंट्स बढ़े, साथ में एटमॉस्फेयर में क्या था, ऑक्सीजन था, और साथ में क्या था, CO2 था। तो जो मेरा आयरन था दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, आयरन कन्वर्ट हो गया इनटू इट्स ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड में भी हो सकता था, फेरिक में भी, पर फेरिक ऑक्साइड के पास 11th क्लास में किया था, स्टेबिलिटी क्या थी ज्यादा। तो आज नहीं तो कल बेटा मेरी आयरन रॉड
आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा ही होगा, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो दैट मींस इट विल लूज इट्स स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ खत्म होगी। दैट वाज द कोरोजन कंसेप्ट। तो जरूरी नहीं है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो, आयरन सल्फाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है, फेरस सल्फाइड आयरन कार्बोनेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, दैट मींस किसी भी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दैट लीड्स टू आवर कोरोजन। क्लियर? तो बेटा सबसे पहले एक बड़ा सा डेफिनेशन लिखवा दूं, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन। तो एक फर्स्ट डेफिनेशन लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन, द प्रोसेस ऑफ slowly the process of slowly eating away of the metal, the process of slowly eating away of the metal, अभी जो आपने कहा था due to attack of atmospheric gases, due to attack of atmospheric gases on the surface of metal, on the surface of metal, due to attack of atmospheric gases on the surface of the metal, resulting in the formation of compounds, like oxides, sulfides, sulfates, is called corrosion, सबको क्लियर या रिपीट कर दूं? हाँ जी बेटा, नोट डाउन कर लिया या रिपीट कर दूं? Yes, sir. कर दूं रिपीट? कर लिया सर। चलो गुड। तो बेटा यहाँ पे ये तो आ गया क्लोजन। अब बेटा तुम लोग बताओ, मैंने जब आयरन को कहा कन्वर्ट किया मैंने इनटू Fe2O3 और साथ में X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, Fe2O3 एंड X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये था हमारे पास हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो तुम लोग बताओ बेटा, मैंने इसे FeO में क्यों नहीं रोका? कौन ज्यादा स्टेबल है, Fe+2 या Fe+3? किसके पास स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है? आयरन का एटॉमिक नंबर क्या था? 26 है। क्योंकि बेटा रिएक्शंस करते करते तो मैं भी थक गया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चन में आ गया कि मैंने आयरन को कन्वर्ट किया फेरिक ऑक्साइड में। क्लियर? मैंने उसे फेरस ऑक्साइड में क्यों नहीं रोका? इससे एक चीज तो क्लियर है, फेरिक आयंस की स्टेबिलिटी क्या ज्यादा। अगर बेटा तुम्हें याद हो, आयरन की 11th क्लास में कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ऑर्गन 18 और 2 20, साथ में क्या आता था 3d6। Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ऑर्गन और साथ में क्या आता था 3d6। जब Fe3+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ये आता था ऑर्गन और साथ में क्या आता था 3d5। तो ये 3d5 होने के कारण ये क्या हो गया, कंप्लीटली हाफ फिल्ड। अगर ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है तो दिस वाज हैविंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसलिए बेटा आयरन मेरे पास आज अगर आयरन की रॉड है, आज नहीं तो कल आयरन फेरिक में कन्वर्ट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि फेरिक के पास क्या थी, स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप होगा, बट दिस प्रोसेस इज स्लो। इसलिए बेटा नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें कुछ रिएक्शंस क्या होंगी स्लो और कुछ रिएक्शंस क्या होंगी फास्ट। तो ये जो एग्जांपल था रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस वाज आवर एग्जांपल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। These reactions are very slow in nature, क्योंकि रस्टिंग तो होना ही होना है, क्योंकि फेरिक के पास स्टेबिलिटी क्या थी सबसे ज्यादा, जिसको बेटा ऐसे सीरीज करने मुश्किल लगते हैं। हमारे पास आगे एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां पे ये पूरी सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे स्कैंडियम से लेकर जिंक। क्लियर? इसलिए अभी अगर मुश्किल लग रहा है टेंशन मत लो, ये पूरा टॉपिक हमारे पास आगे कोऑर्डिनेशन में डिटेल में आएगा। क्लियर? अब बेटा इस टॉपिक की ना मुझे रिएक्शंस लिखनी आपके जहन में सबसे मुश्किल लगते थे। क्लियर? तो मुझे ना इस टॉपिक के आयरन को कन्वर्ट करना है फेरिक ऑक्साइड, रिएक्शन मुश्किल लगते थे। तो मैंने देखा मुझे इस सेक्शन में चाहिए क्या क्या, आयरन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए और साथ में क्या चाहिए, CO2 चाहिए। अगर मुझे ये चीजें मिल गई तो आवर रस्टिंग ऑफ आयरन कैन टेक प्लेस इजीली। होता क्या बेटा, जैसे मेरा आयरन का सर्फेस, जैसे अभी आप में से किसी ने कहा था खन्ना सर जब मेटल पे स्क्रैचेस डल जाए, फिर मेरे पास बेटा जब मैंने नया नया पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, कह दो तब मैंने शायद स्कूटर लिया था और नए स्कूटर का ही काम कर दिया था, आगे से कुछ डेंट डूंट पड़ गया था, तो घर में पता ना लगे मैंने क्या किया, वो डेंट को ना ठोक ठाक के ठीक कर लिया। पर 10-12 दिन में घर में सबको पता लग गया कि इसने स्कूटर का काम कर दिया था। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, जहाँ पे डेंट पड़ा तो वहां पे वाटर
और ये जो वाटर और CO2 है ये कंबाइन करके क्या बना देता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड और ऑक्सीजन में आयरन गेट्स ऑक्सीजन टू Fe2+, Fe2+ किस में चला जाता है Fe3+ में। क्लियर? तो आवर रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस। तो बेटा क्या होता है धीरे धीरे जहाँ पे वो स्क्रैचेस पड़े वहां पे एक प्लेस मिल गया जहाँ पर वाटर और CO2 कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना सकते थे। वो बैठने लगा, वो रुकने लगा। जैसे ही रुका वहां पे रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इजीली। क्लियर? तो बेटा मुझे ना आज जो रिएक्शंस दिखने हैं आपके 3-4, एक आयरन चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, एक वाटर और एक CO2। तो आपके सीबीएसई में क्वेश्चन आ रखा है शो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन follows the electrochemical cell working that here we are having tiny anodes and cathode existing on the surface of metal। तो बेटा पहले सब में सबसे पहले क्या होता है ये वाटर और CO2 दोनों कंबाइन करके गिव अस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड मेरे पास H2CO3 जब भी टूटेगा क्या देगा ट्वाइस H+ और साथ में क्या दे देगा कार्बोनेट आयंस। तो पहली रिएक्शन में तो ये दोनों रिएक्ट करके अब नेक्स्ट रिएक्शन में आयरन ये मीडियम क्या हो गया था बेटा एसिडिक। जैसे ही मीडियम एसिडिक होता है आयरन कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली। तो आयरन कन्वर्ट कर गया +2 में और साथ में क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट। यहाँ पे लॉस है तो E0 ऑक्सीडेशन वैल्यू इज 0.44 वोल्ट। क्लियर? अब थर्ड यहाँ पर क्या था मेरे पास बचा क्या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आ गया ऊपर से साथ में कौन से थे यहाँ पर H+ आयंस। तो ऑक्सीजन के साथ में आ गए H+। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे ट्वाइस ये आ गए। क्लियर? जब इन सब ने रिएक्शन में पार्ट किया तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस वाटर। यहाँ पे ट्वाइस वाटर यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पर मेरे पास आ गया E0 रिडक्शन। दिस वैल्यू इज 1.23 वोल्ट। क्लियर? अब तुम में से एक कहता है खन्ना सर आपको कैसे पता है। क्लियर बेटा? आप में से स्टूडेंट क्या कहता है खन्ना सर आपको अब कैसे पता है कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 4H+ है ना तो वी आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो बेटा ये रिएक्शन यहाँ पर आ गया। अब उस स्टूडेंट ने मुझसे क्या पूछा करना सर आपको कैसे पता दीज रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। तो मैंने क्या किया दोनों रिएक्शंस को ऐड किया एनोड और कैथोड पे होने के कारण। यहाँ पे 4 थे तो इसको पक्का है रिएक्शन को मल्टीप्लाई किससे कर दिया 2 से। तो मेरे पास घूम फिर कर ये रिएक्शन क्या आ जाएगा ट्वाइस Fe। साथ में मेरे पास क्या आ गया ऑक्सीजन। साथ में मेरे पास क्या आ गया 4H+। क्लियर? और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या आ गया हमारे पास ट्वाइस Fe2+ और साथ में क्या आ गया ट्वाइस वाटर। अब तुम्हें अगर किसी को मेरे साथ E0 सेल का कंसेप्ट लिया था इन दोनों को ऐड कर दिया तो दिस कम्स आउट टू बी 1.63 वोल्ट। अगर ये पॉजिटिव है दैट मींस दीस टू रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। क्लियर? तो बेटा पेपर में आपको ये आ रखा है ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन गिव रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड कैथोड। तो एनोड पर ये होता है और कैथोड पर ये रिएक्शन होता है। दोनों को ऐड किया मेरे पास Fe2+ आ गया। अब याद है आपको क्या कहा था Fe2+ स्टेबल नहीं है। तो अगर ये स्टेबल नहीं है तो यहाँ पे Fe2+ ये फर्दर कंबाइन कर गया ऑक्सीजन के साथ और किसके साथ विद वाटर to give us formation of Fe2O3। so this Fe2O3 was having great affinity for water X molecules of H2O। we get Fe2O3 and X molecules of water। ये था बेटा हमारे पास रस्टेड आयरन के रिएक्शंस। तुम्हारे कंपटीशन में सबसे आसान क्वेश्चन आ रखा है गिव कंपोजिशन ऑफ रस्टेड आयरन। तो रस्टेड आयरन क्या था Fe2O3 एंड X molecules of water। क्लियर? ये बेटा 6 रिएक्शंस थे आखिर में इस चैप्टर को आज एंड करने के लिए विच आर इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ वी कैन what reactions are taking place during rusting of iron। तो देखो बेटा यहाँ तक तो रिएक्शंस का लॉजिक मिल गया। इधर क्या मिल गया था +2 स्टेबल नहीं है इसलिए याद है रस्टिंग हर बार काम पे होती है ड्यूरिंग रेनी डेज। तो रेनी डेज में क्या हुआ ऑक्सीजन तो था ही वाटर कंटेंट्स भी बढ़ गए तो मेरा जो आयरन था वो कन्वर्ट कर गया फेरिक आयंस में। फेरिक आयंस आर हैविंग ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर तो वी गेट फेरिक ऑक्साइड X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसलिए बेटा रस्टेड आयरन को कभी आप हाथ लगाओगे ना तो ऐसा लगता है जैसे मॉइस्चर है उसमें वेट है। क्लियर? वो इसीलिए लगता है बिकॉज दिस हैज गॉट ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर। ये वाटर को अपने सरफेस पे क्या कर लेता है एब्जॉर्ब। क्लियर? ये था बेटा हमारी 6 की 6 रिएक्शंस। इसलिए आज का लेक्चर मुझे भी मालूम है
सबको बोरिंग और थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि काफी रिएक्शंस आ गई, पर और रिएक्शंस नहीं है, ये लास्ट रिएक्शन थी। अब बेटा तुम लोग बताओ, अगर मुझे रस्टिंग ऑफ आयरन को अवॉइड करना है, क्लियर, हाउ वी कैन प्रिवेंट करोजन। इतनी रिएक्शन सर मैंने बोर्ड पर लिखी है, देखकर बताओगे हाउ वी कैन प्रिवेंट करोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ जी, कैसे अवॉइड करूं रस्टिंग ऑफ आयरन को। हाँ जी बेटा, क्या जनरेट हो रहा था, आयरन कन्वर्ट हो रहा था Fe2+, इसमें एसिडिक मीडियम है तो मैं मीडियम को एल्कलाइन कर दूं, दैट मींस उसमें ऑयल ऐड कर दूं। अगर ऑयल ऐड कर दिया तो एसिड को क्या कर दूंगा, न्यूट्रलाइज। और दूसरा ऑक्सीजन, ऑयल ऐड करते ही ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कट ऑफ। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होगी, रस्टिंग ऑफ आयरन रुक गया। थर्ड क्या होता है, आयरन के ऊपर हम लोग प्राइमर की कोटिंग नहीं कर देते, सेक्रीफिशियल मेटल विच इज मोर रिएक्टिव इन नेचर, कि एल्यूमिनियम अगर मैं इसके ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दूं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, तो इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा, तो वी कैन अवॉइड दिस। तो बेटा इसको रस्टिंग ऑफ आयरन को अगर अवॉइड करना है, पहला आयरन को सरफेस क्या रखे, स्मूथ पॉलिश करके। अगर मैंने उसका सरफेस पॉलिश कर दिया तो वी कैन कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी स्टॉप। नेक्स्ट क्या था, अगर मैं उसको आयरन को डिप कर दूं किसमें, ऑयल में, क्लियर, इन एल्कलाइन मीडियम, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम करते ही मेरे पास H+ आयंस बनेंगे नहीं, मेरे पास मीडियम क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर। बेसिक होते ही रस्टिंग ऑफ आयरन विल नॉट टेक प्लेस इजीली, तो ऐसे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को अवॉइड कर सकते हैं। तो बड़ी बार पेपर में आपको आ रखा है हाउ वी कैन अवॉइड दिस करोजन, कि मैं करोजन को अवॉइड कैसे करूं। तो पहला, बाय पॉलिशिंग द सरफेस। सेकंड, इसके ऊपर सैक्रिफिशियल मेटल की कोटिंग कर दें। और थर्ड क्या था, मीडियम को हम लोग क्या करते हैं, एल्कलाइन या डिपिंग आवर मेटल इन ऑयल, उसे ऑयल में डिप कर दें ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई और साथ में एसिड की सप्लाई जो है खत्म हो जाए, एंड आवर सॉल्यूशन बिकम्स रिच इन बेसिक मीडियम। क्लियर। इसके साथ हमारा एक बेटा बड़ा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो अभी तक किया सबसे बड़ा चैप्टर था, सबको क्लियर हुआ या कोई डाउट्स है। तो बेटा अगर डाउट्स है भी ना, आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन है आपके पास, आप कभी भी मुझे कॉल कर देना मॉर्निंग में, खन्ना साहब मुझे ये टॉपिक में डाउट है, आप मुझसे डाउट्स क्लियर कर लेना। और संडे को टेस्ट सबने देना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर सेकंड इक्वेशन के अंदर ई नॉट क्या लिखा है? सेकंड पे बेटा, यस सर। ये मैंने ना, ये सर इनॉट ई नॉट ऑक्सीडेशन, और इनॉट नीचे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और नीचे और रिडक्शन लिखा है। ये इनॉट रिडक्शन। और ये मैंने इसको बाद में, जब मैंने दोनों रिएक्शंस को ऐड करना था तब इसे मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ताकि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे इधर थे, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, यस सर। अब बताओ बेटा, ये चैप्टर क्लियर सबको, यस क्लियर सर। क्लियर। अब सबके पास असाइनमेंट है आज के नहीं, अभी मैंने आपको सेंड की थी, सर है सर। है, करें डिस्कस, फिर स्टार्ट करें। ये रिएक्शंस लिख यस लिए सबने। हाँ जी बेटा, रिएक्शंस लिख लिए यस सबने, सर। कर दूं रब, हाँ जी कर दूं। यस सर। अब बेटा असाइनमेंट को ना डिस्कस करने में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमने ऑलमोस्ट सभी कर लिए, न्यूमेरिकल्स हमने सभी कर लिए थे, सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स थे। तो अगर आपके पास असाइनमेंट है, हाँ जी सबके पास है ये असाइनमेंट, तो पहला क्वेश्चन पढ़ोगे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन, नैना, हाँ जी नैना, फर्स्ट क्वेश्चन Yes, sir. क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। ये असाइनमेंट है ना सबके पास। On electrolysis of an aqueous solution of NaCl, why H2 and not Na is liberated याद है at the बेटा, cathode? फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया था, NaCl, मुझे NaCl टूट कर क्या देता था, Na+ और साथ में क्या था, Cl नेगेटिव। वाटर मुझे टूट कर क्या देता था, H+ और OH नेगेटिव। याद है यहाँ पर H+ का रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या था, 0, इसका वैल्यू क्या था, माइनस। सो दैट मींस हाइड्रोजन आयंस वर हैविंग मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, अगर इनकी टेंडेंसी ज्यादा थी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वी गेट एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन थी। तो ये हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन कहाँ पे आ गई, कैथोड। तो बेटा अब आप बता दो, यहाँ तो नहीं पूछा एनोड पे मेरे पास कौन सी गैस इवॉल्व होगी, क्लोरीन गैस,
या मेरे पास ऑक्सीजन गैस एनोड पर, यहाँ तो नहीं पूछा पर मैंने हाँ जी कौन सी गैस होगी, क्लोरीन गैस या ऑक्सीजन? सर क्लोरीन। है ना, गुड। मैंने आपको एक टिप दिया था हाइड्रोक्साइड का, जब भी कंपैरिजन आया विद हैलोजेंस हैलाइड्स वी ऑलवेज गेट एवोल्यूशन ऑफ हैलोजन गैस। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट था, याद करो, ओवर वोल्टेज कंसेप्ट। ये आयंस क्या था, हैवी थे, वी इंक्रीज वोल्टेज टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। पर क्या था, ये आयंस क्या थे, लाइटर थे। लाइटर होने के कारण पहले पहुंच गए जाकर एनोड पर, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिया, डिस्चार्ज, एंड वी गेट एवोल्यूशन ऑफ Cl2 गैस। बेटा ये पहला क्वेश्चन तो आपके सीबीएसई का कंपटीशन का सबसे आसान क्वेश्चन यही आ रखा है। सेकंड आसान था, हाउ मच सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम, यानी दैट वाज आवर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का कांसेप्ट, ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन अगर आपको याद हो, हम लोगों ने फैक्टर्स किए थे ऑन व्हिच आवर इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन डिपेंड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड्स। तो बेटा वहां पे 4-5 फैक्टर्स किए थे। तो थर्ड का अब आप बताओ मुझे, थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, मैंने एक लिया वायर एट 20 डिग्री और एक लिया वायर एट 50 डिग्री, विच विल कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी, कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, एट 20 डिग्री या एट 50 डिग्री? याद है मैंने आपको क्या कराया था कि सिल्वर बेसिकली क्या था, मेटल। तो यहाँ पे मैंने आपको कराया था आवर कर्नल्स आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन। जब वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं तो दिस हिंडर द मोबिलिटी ऑफ आवर इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज, सो सिल्वर वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, ये कंसेप्ट हम लोगों ने किया था, आया ध्यान में? factors on which conductance of electrolytic solution depends। हाँ जी बेटा, आया ध्यान में ये टॉपिक के नहीं? यस सर, नो सर, कुछ तो बोल दो सभी। Yes, sir. हाँ जी, आ गया सबको ध्यान में? अब Yes. इसके बाद बेटा नेक्स्ट था NaCl solution at 20, NaCl solution at 50। तो याद है 50 डिग्री पे ज्यादा, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ आवर आयंस विल इंक्रीज। थर्ड NH4 solution at 20 डिग्री, NH4 solution at 50 डिग्री, पक्का 50 डिग्री पे। अब फोर्थ बेटा तुम लोग सोचकर आंसर दो, फोर्थ में कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड या 1 मोलर एसिटिक एसिड? थर्ड के फोर्थ में मैंने आपको दे रखा है 0.1 मोलर CH3COOH या 1 मोलर CH3COOH, कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, 0.1 या 1? हाँ जी सर बेटा, 1। 1। इसके ग्राफ करते थे, इधर आता था अंडर रूट कंजर्वेशन, इधर हम लोग लेते थे डेल्टा एम, इसका ग्राफ ऐसे आता था। तो ये क्या हो रहा है, नीरज या निकुंज जिसने आंसर दिया बेटा, ये सॉल्यूशन डाइल्यूट कर रहे थे। अगर डाइल्यूट कर रहे थे तो आयंस बढ़ रहे थे, तो मोबिलिटी इंक्रीजेस, दैट मींस दिस विल कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी, मोर इज द डाइल्यूशन, मोर विल बी द कंडक्टेंस ऑफ आवर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये कांसेप्ट्स किए थे हम लोगों ने, आया ध्यान में? हाँ जी, आया Yes, ध्यान sir. में? आए तो नीरज, यस सर। यस सर, ये कौन था, नीरज या निकुंज? हाँ जी, कौन था ये, नीरज। नीरज। तो नीरज ये तुझे गलती कैसे लग गई, हुआ क्लियर? हाँ जी बेटा, यस क्लियर सबको थर्ड? हाँ जी क्लियर थर्ड? Yes, sir. क्लियर। अब थर्ड के बाद बेटा आ जाओ फोर्थ। फोर्थ में मैंने आपको दिया सॉल्यूशंस ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स ए बी। मैंने आपको दो इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे ए और बी, दोनों की कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ है। क्लियर। और अब मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है कंडक्टिविटीज। कंडक्टिविटीज मैंने एक की कंडक्टिविटी दी है 2 × 10⁻², और एक की दी है 4 × 10⁻⁴ एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। क्लियर। आपको पूछा विच विल ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। तो दैट मीन मुझे कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस का रिलेशन देखना है। मुझे फॉर्मूला कौन सा याद था, कापा G × G स्टार, और कापा 1/r × G स्टार। दैट मींस कापा और r दोनों क्या थे, इनवर्सली रिलेटेड है, बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। तो अब आप बताओ बेटा विच विल ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस, ए करेगा
या बी, कौन ज्यादा रेजिस्टेंस करेगा? मैंने आपको रिलेशन भी क्लियर कर दिया, बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। तो अब कौन करेगा ज्यादा रेजिस्टेंस? सर ए। A. है ना, मैं भी तुम्हारी कैटेगरी का ही था। मैंने यहाँ पे 4 पढ़ा, 4 तो पढ़ लिया तुम लोगों ने। ये 10⁻⁻4 है। अगर 10⁻⁻4 है दैट मीन ये वैल्यू कम है। अगर ये वैल्यू कम है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा। आंसर क्या आएगा? बी। इसलिए बेटा मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चन बड़े सोच कर डाल रखे हैं, जो कहीं ना कहीं पेपर्स में या कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में आ रखे हैं। तो मैं भी आप में 2 पढ़ के इसको वैल्यू को छोटा मान लेता, पर मैंने ये नहीं ध्यान दिया था 4 × 10⁻⁻4 है। अगर -4 है 0.004 दैट मीन ये वैल्यू कम। अगर ये वैल्यू कम है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा। मुझे पहले था तुम में से कोई ना कोई गलत आंसर देगा। हुआ क्लियर? हाँ जी बेटा, क्लियर? Yes, sir. क्लियर? इसके बाद बेटा आगे ना हम लोगों ने सभी न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं आपके। आप चाहे खुद चेक करना, मैंने आगे आपको सभी के सभी न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं। क्वेश्चन कौन सा नहीं किया? 18। क्लियर? क्वेश्चन हम लोगों ने कौन सा नहीं कर रखा? आगे 18। तो बेटा 18th करना है। तो क्योंकि बाकी सारे अगर आप जाकर देखोगे ना कॉपीज में, मैंने आपको सभी न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं, सभी के सभी। क्लियर? सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कर रखे थे। अब क्वेश्चन नंबर आगे डायरेक्ट आया हमारे पास 18। तो बेटा 18 में आपको प्रेडिक्ट करना है कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा नहीं। याद है यहाँ पर ई नॉट सेल फाइंड करते थे। ई नॉट सेल क्या था? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन इज फिजिबल, अगर नेगेटिव आ गया दीज रिएक्शंस आर नॉट फिजिबल। तो बेटा जब नया नया मैं भी ये क्वेश्चन करता था ना, इसमें मैं भी बड़ा फंस जाता था। अब देखो पहला केस मैंने आपको दिया Fe3+, Fe3+ और साथ में क्या दिया? I-। क्लियर? तो बेटा इसकी रिएक्शन बनानी ना मुझे भी स्टार्टिंग में बड़ी मुश्किल लगती थी। अब मैंने एक लॉजिक बना रखा है। तुम लोग बताओ Fe3+ ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन गेन या लूज? सर क्योंकि लूज मुझे करेगा। रिएक्शन बनाना नहीं आता। तुम लोग बताओ Fe3+ क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन लूज या गेन? सर लूज। लूज। अगर ये लूज करे तो क्या बन जाता है? Fe+4। मेरे पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ही 2 है, +3 और +2। इसमें पक्का आयरन +3 यहाँ से कन्वर्ट करेगा किसमें? आयरन +2। तो आयोडीन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से ये किस में जा सकता है? हाफ आयोडीन इंक्रीज। ये था बेटा कंसेप्ट। और जैसे ये कंसेप्ट किया, अब मैं यहाँ पर शुरू से आपसे आदत डालता था, यहाँ पे I-, यहाँ पे क्या? हाफ I2। तो इधर मेरे पास क्या? Fe3+, इसमें क्या? Fe2+। बेटा मैंने इनकी वैल्यू दे रखी है, अगर आप कैलकुलेट करोगे ई नॉट सेल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, दैट मींस दिस सेक्शन इज फिजिबल। ये रिएक्शन पहला फिजिबल था। ऐसी अब आगे सेकंड रिएक्शन पे। सेकंड रिएक्शन मैंने आपको दिया Ag+ और साथ में क्या दिया? कॉपर। Ag+ और कॉपर। अब मुझे इसकी भी रिएक्शन बनानी नहीं आ रही, तुम लोग बताओ कैसे बनाए? सिल्वर और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? हाँ जी बेटा, सिल्वर और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? नो सर। नहीं ना। अगर नहीं तो ये तो क्या करेगा? गेन। अगर गेन करेगा तो क्या बनेगा? Ag। मैंने आपको कॉपर दे रखा, कॉपर 2+ फॉर्म में, तो यहाँ पे Cu पक्का क्या है? 2+ है, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए पक्का ट्वाइस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या आएगा? कॉपर, कॉपर से क्या गए? कॉपर 2+। इधर मेरे पास ट्वाइस Ag+ से क्या आ गया? ट्वाइस Ag। क्लियर? तो अब अगर इसका भी ई नॉट सेल निकालोगे, ई नॉट सेल दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है दैट मींस दिस रिएक्शन इज फिजिबल। तो बेटा इनमें ना बस रिएक्शंस बनाने मुश्किल लगते हैं, नहीं तो आगे मैंने सारे ई नॉट सेल की वैल्यूज दी है, बस ये रिएक्शन बनाना मुश्किल लगता है। तो किसी को मेरे साथ ये रिएक्शंस बनाने के कांसेप्ट आसान लगे कि नहीं? हाँ जी बेटा, आसान यस लगे? सर। आसान लगे ये कांसेप्ट? अगर ये कांसेप्ट आसान लगे तो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 18th का थर्ड। 18th का थर्ड। अब ये आप बनवाना फिर मुझे। मैंने अब यहाँ पर आपको दे रखा है Fe3+ और साथ में क्या दे रखा है? Br-। अब आप बनवाओ इसका रिएक्शन क्या बनेगा? हाँ जी बेटा, क्या बनेगा सर इसका? Fe+2। गुड, Fe+2। तो यहाँ पे साथ में हाफ Br2 आ जाएगा। क्लियर? अब इसकी मुझे सेल की रिप्रेजेंटेशन भी लिखवा दो। Sir, Fe3 and Fe3+ and Fe2+. हाँ, तो Fe3+ और 2+ क्या जा रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन है वो कहाँ पे आता है? इधर।
इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आना था, तो Br नेगेटिव किसमें गया, हाफ Br2, यहाँ पर क्या आ गया Fe3 प्लस और साथ में क्या आ गया Fe2 प्लस। इसका अगर बेटा E नॉट से निकालोगे ये आता है नेगेटिव, तो दैट मींस दिस सेक्शन इज नॉट फिजिबल। क्लियर? ऐसे ही अब फोर्थ में सेक्शन दे रखा है आपको सिल्वर और साथ में दे रखा है Fe3 प्लस। क्लियर? तो अब देखो इस सेक्शन में मेरे पास क्या होगा, Ag जा सकता है प्लस में और आयरन किस में जा सकता है +2। अब आप ही लिखवा दो इसकी भी सेल की रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी बेटा, इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, sir, Ag to Ag plus. Ag प्लस और इधर मेरे पास Fe3 प्लस है Fe2 प्लस। बेटा यहाँ पर ना इन दोनों के आंसर नेगेटिव आते हैं। अगर नेगेटिव है दिस सेक्शन इज आल्सो नॉट फिजिबल, ये सेक्शन भी नॉट फिजिबल आ जाएगी। क्लियर? दिस सेक्शन इज आल्सो नॉट फिजिबल। क्लियर? अब इसके बाद लास्ट सेक्शन हमारे पास आ गई फिफ्थ। क्लियर? फिफ्थ, तो फिफ्थ सेक्शन में अब बेटा यहाँ पर फिफ्थ सेक्शन हमारे पास दे रखा है Br2 और साथ में दे रखा है Fe2 प्लस। अब इसे आप बना दो, अब क्या हो सकता है इस सेक्शन में, Br2 और Fe2 प्लस को अगर ऐड करें अब क्या मिलेगा, Sir, Br negative. गुड। Br यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव और यहाँ पे आयरन क्या आ गया 3 प्लस। इसको बैलेंस करने के लिए पक्का यहाँ पे हाफ Br2 करना पड़ेगा। और अगर इसकी सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखी, अब मेरे पास आयरन +2 किसमें जा रहा है आयरन +3 और इधर मेरे पास क्या हो रहा है हाफ ब्रोमीन किसमें जा रहा है Br नेगेटिव। इसका बेटा अगर आप लोग E नॉट सेल कैलकुलेट करोगे दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, तो दैट मींस दिस रिएक्शन इज फिजिबल इन नेचर। ठीक बेटा, क्लियर हुआ? अब बेटा आप ना इस असाइनमेंट के बाकी मैंने क्वेश्चंस करा रखे थे, आप नोट डाउन करो और एक बार ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास पहले ये करेंगे फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट। एक क्वेश्चन नंबर 19 आप ट्राई करना, 19 एक आप ट्राई करना बेटा 26 एक 28, बस ये 3 क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन आपको मैं एक होमवर्क के बेस पे दे रहा हूँ, 19, 26 और 28, 19, 26 और 28 ये आप एक बार ट्राई करना, क्योंकि मुझे मालूम है आज रिएक्शंस काफी करा दी, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग क्लोज करेंगे। पर तुम लोग घर पर 19, 26 और 28 ये 3 क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम 15-20 मिनट लगेंगे। ये करने के बाद वी विल बी स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है? हाँ जी, ठीक बेटा, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ असाइनमेंट यहाँ तक के नहीं? Yes, sir. चलो अब बेटा सिर्फ 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, वो क्योंकि आज डायरेक्शंस काफी करा दिए, मैं देख रहा हूँ तुम लोग सारे ना आंसर भी स्लो कर रहे थे, तो 3 क्वेश्चन अब तुम लोग ट्राई करो, अगर हो गए तो गुड, नहीं तो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास ये 3 डिस्कस करके देन वी विल बी स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। अब बेटा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की टेस्ट की तैयारी करो, इस संडे हमारा टेस्ट आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब्जेक्टिव। ठीक? ओके जी, Yes, sir. करें क्लोज, करें क्लोज। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बेटा ओके जी।